गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ जुड़े हुए सभी बच्चों को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे 2024 के लिए एसएससी की बहुत सारी बम्पर भर्तियां निकली है और यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए हमने यहाँ पे एक मॉक टेस्ट शुरुआत की है और इसका पहला डेमो लेक्चर मैं ये यूट्यूब के चैनल पे डाल रहा हूँ। इसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है ओरेकल लाइव, इसमें लाइव टेस्ट भी आपको मिलेगी और सभी प्रकार के वीडियो उसमें डाले जाएंगे। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ये वीडियो के लिंक सभी जगह शेयर करें ताकि जो भी सारे बच्चे हैं ये मॉक टेस्ट का लाभ ले सके। तो बहुत देरी नहीं करते हुए हम अपने जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा सम्राट था जिसने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि दी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद हुसैन अल कातिब उसकी सुंदर लिखावट के लिए इनमें से कौन सा सम्राट था जिसने उनको जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहां लिखा हुआ है कि औरंगजेब था, यहां लिखा है कि जहांगीर था, सी ऑप्शन है कि शाहजहां था या डी ऑप्शन है तो अकबर था। तो अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए इसके क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है तो सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। इसको खास नोट्स करना है आपको। महत्वपूर्ण बिंदु, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी हुई थी तो कवि प्रिय। नीचे देखिए सिरी कलम तो अब्दुस समद, महामात्र, नरहरि, कंठाभरण, तानसेन, अमीर उल उमरा तो भगवान दास। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको खास आपको नोट्स बनानी है। आगे देखिए यहाँ सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि कंदमाई रूप था। राजवंश के तहत भू राजस्व का एक यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंदमाई रूप था कौन से राजवंश के तहत भू राजस्व का एक भाग था। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लिखा हुआ है चौल, कुषाण, चालुक्य या गुप्त। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ए, चौल वंश। आइए देखते हैं इसके रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्याख्या देखिए, विजयालय सम्राट को चौल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जो विजयालय है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि चौल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा विजयालय। आगे देखिए, इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अभी एग्जाम में पूछ ले कि चौल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था तो राजेंद्र तृतीय। कंदमाई चौल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। यह बात हो रही है रजिया सुल्तान की। तो रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी कि किस तुर्की शासक की वो बेटी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुब बिन ऐबक, मुइजुद्दीन बहराम और डी गयासुद्दीन बलबन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। यहां देखिए, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करवा चोगा पहनकर दरबार में भाग लिया था। यह डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। अभी देखिए यहाँ पे रजिया के पिता का नाम क्या था तो यहाँ पे उनका नाम था इल्तुतमिश और रजिया की शादी किससे हुई थी ये पूछे तो उनका नाम था अल्तुनिया। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा केथल के पास कर दी गई थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? यहां पे लिखा हुआ है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? यहां लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से लेकर 324 ईस्वी तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण बिंदु, चंद्रगुप्त ने गुप्त संबंध की स्थापना 319 से लेकर 320 में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। ये खास नोट्स बना लीजिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कालिदास और धर्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील, यह जो गुजरात में पड़ती है सुदर्शन झील, उनका पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो यहाँ पे आंसर है स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो यहाँ पे जो मोस्ट आईएमपी ये जो मौर्य शासक है उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे है। आगे देखिए, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्यों? लिखा हुआ है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्यों? तो लिखा हुआ है कि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी ये गलत है। यह गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह अपना प्रथम उपदेश दिया था। और डी, यह गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो हमारा राइट आंसर है बी, यह गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए बोध गया को एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, तो शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी मां का नाम था महामाया, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। अभी है कि महत्वपूर्ण बिंदु, जन्म स्थान लुम्बिनी है नेपाल के अंदर। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है महामाया देवी। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। भाषा कौन सी है? तो पाली। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हुए? तो श्रावस्ती में दिए। परिनिर्वाण यानी मृत्यु तो कुशीनगर। इतना सारा जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो बौद्ध धर्म के लिए, ये आपको नोट्स बना लेनी है। आगे देखिए, यहां पे लिखा है कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तंजावुर का राजराजेश्वर जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम या भगवान गणेश? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, उसको बुहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उनका निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। अभी देखिए यहाँ पे ये आपको पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे लिखा है द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, वो भी भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई शिव पार्वती को समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम भगवान विष्णु को समर्पित है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो यहां से इतने सारे फैक्ट्स जानने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखता है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे लिखा है कि मुगल सम्राट जो बाबर है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 साल की थी। उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया। वह पहला मुगल सम्राट था। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा आंसर है ए, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 साल की नहीं थी। आगे देखिए,
जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि उसने धारण की थी। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ये बाबर की दो उपाधि है, एक तो है कलंदर और दूसरी है गाजी। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो आगरा के अंदर बाबर की मृत्यु हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? अष्टाध्यायी, हर्षचरितम, अकबरनामा या मालवी का अग्निमित्र? यहां पे हमारा राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? तो हमारा राइट आंसर है हर्षचरितम। यहां पे व्याख्या दी हुई है कि बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरितम है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। यहाँ पे नोट्स बनानी है कि बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का प्रथम उपन्यास है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, अकबरनामा किसकी है? तो अबुल फजल। मालवी का अग्निमित्र तो कालिदास। अष्टाध्यायी तो पाणिनि। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। महाभारत तो वेदव्यास ने लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र तो चाणक्य की है। कामसूत्र तो भाष्ययन की है। बुद्धचरित तो अश्वघोष की है। महाभाष्य तो पतंजलि की है। महादूत तो कालिदास की है। पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा की है। मुद्रा राक्षस तो विशाखा दत्त की है। गीत गोविंद तो जयदेव की है। सूर्य सिद्धांत तो आर्य भट्ट की है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको नोट्स करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, बनारस के इनमें से किस राजा को वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बनारस, बलवंत सिंह लिखा हुआ है, चेत सिंह लिखा हुआ है, उदित नारायण सिंह लिखा हुआ है, महिप नारायण सिंह लिखा हुआ है। तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा चेत सिंह। 10वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? यहां लिखा हुआ है इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अफगानिस्तान स्थित जाम मीनार से प्रेरित, कहां से प्रेरित होकर? तो जाम मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया। इल्तुमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अभी देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है कि ताजमहल तो आगरा में स्थित है, बनवाया किसने? तो शाहजहां। लाल किला दिल्ली में स्थित है, बनवाया किसने? शाहजहां। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, बनवाया किसने? अकबर। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, बनी किस काल? तो गुप्त काल में बनाई हुई है। हवा महल जयपुर में स्थित है, सवाई प्रताप सिंह। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, राजा नरसिंह देव प्रथम। तो यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्वेश्चन के साथ साथ इसे खास रटना जरूरी है। रटते रहेंगे तो मजा आएगा। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या आंसर होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधित सुधारों में इसने वुड डिस्पैच लागू किया। इसके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से थाने। बराबर, मुंबई से थाने प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से थाने। कौन सी साल थी? तो 1853। तो इसने वुड डिस्पैच और व्यपगत का सिद्धांत दिया हुआ था, ये याद रखना। शिक्षा सुधार के लिए इसने वुड डिस्पैच का सिद्धांत दिया हुआ था। ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में आया हुआ है।
महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधित सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 ईस्वी में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन है कि भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान रह चुका था। नीचे में से कौन सी जगह है? लिखा है परिमहल, आगरा का किला, तो यहां हमारा राइट आंसर होगा लाल किला। तो भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान लाल किला था। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए तो प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर का समय को। निरक्षर मुगल शासक कौन था? तो अकबर। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो 13वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अकबर के शासनकाल में वो राजस्व मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो हमारा आंसर होगा पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। यहां पे देखिए 15वां क्वेश्चन, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? यहां पे लिखा हुआ है फराजी आंदोलन, हरमिट विद्रोह, वहाबी आंदोलन या फकीर विद्रोह। तो हमारा राइट आंसर होगा फराबी आंदोलन। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है संवाद कौमुदी, आनंद बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका या कर्मयोगी। तो हमारा राइट आंसर है संवाद कौमुदी। तो निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया अखबार कौन सा था? समाचार पत्र कौन सा था? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राम मोहन राय ही थे। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित है? यहां लिखा हुआ है कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से लेके 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? लिखा हुआ है तुलु राजवंश, अराविडु राजवंश, सलुई राजवंश या संगम राजवंश। तो 70वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है तुलु राजवंश ए। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में तथा तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेवराय का संबंध तुलु राजवंश से था जो बाबर के समकालीन था। अभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि बाबर के समकालीन कौन थे, तो यहां पे आंसर होगा कृष्णदेवराय। 18 खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? खिलजी और तुगलक। लिखा हुआ है मुक्ति, इकाई, इक्त या सामंत। तो हमारा राइट आंसर होगा इक्ता। क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा इक्ता। 19वां क्वेश्चन है कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा किस राजा के प्रेम की कथा है? कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम किस राजा, शकुंतला और किस राजा की प्रेम की कहानी है? लिखा हुआ धृतराष्ट्र, दुशासन, दुष्यंत या दशरथ। तो सभी को मालूम होगा दुष्यंत और शकुंतला। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो कालिदास की रचनाएं मालविका अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी,
कुमार संभवम, शिव और पार्वती की प्रेम कहानी और कार्तिकेय का जन्म। मेघदूत, यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना। तो यहां पे याद रखना कि अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। आगे है, यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्ष, अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे को केंद्र में एक चरखा रखा गया था, कौन सी साल है? कौन सा वर्ष है जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तिरंगे झंडे के रूप में एक चरखा रखा गया था? तो 1931। 21, गांधी जी ने वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया, वो कौन सी साल थी? यहां पे लिखा है गांधी जी ने कौन से वर्ष में, कौन से वर्ष में, बराबर, कौन से वर्ष में गांधी जी ने कौन से वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? हमारा राइट आंसर से 1918। क्या है राइट आंसर? 1918। 22वां क्वेश्चन, गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कौन सा सत्याग्रह था? एक क्वेश्चन नहीं है, ये उसकी व्याख्या है कि गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। महत्वपूर्ण बिंदु, चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण कहाँ आया हुआ है? तो बिहार में है। कहाँ पे है? तो चंपारण कहाँ आया हुआ है? तो बिहार। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में 1918, अहमदाबाद मिल मजूर गुजरात 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी हमें देखना है। आगे है, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का सुवर्ण युग कहा जाता है, कौन से साम्राज्य? तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा गुप्त। कौन सा आंसर होगा? गुप्त। गुप्त शासनकाल को सुवर्ण युग कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर ने, यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, शासन किया था ग्वालियर पे, बीकानेर पे, मैसूर पे या जैसलमेर पे? राजा मानसिंह तोमर। तो राजा मानसिंह तोमर कहां पे शासन किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ग्वालियर। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? यहां लिखा हुआ है कुरु, तो ये तो है। यहां पे लिखा है कामरूप, तो ये नहीं है। यहां पे लिखा है कौशल, तो ये है, और डी अंग भी है। तो यहां पे देखिए 16 महाजनपद, अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक और गांधार, ये सभी जो है वो 16 महाजनपद है। क्या है? ये जो सभी है वो 16 महाजनपद है। यहां लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? यहां पे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पे महास्नानागार की खोज की गई थी? यहां पे लिखा है बनवाली, मोहेंजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति और महास्नानागार मिला हुआ है। कालीबंगा की बात करें तो जूते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य। लोथल की अगर बात करें तो चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। और बनवाले की अगर हम बात करें तो मिट्टी से बना हुआ हल, मिट्टी से बना हुआ हल। सभी बच्चों को मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ भारत देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो राखीगढ़ी, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है। आगे है, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती, तो हमारा राइट आंसर होगा गोंड। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, जिसका केंद्र जबलपुर था। इसका संबंध गोंड जनजाति से था। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? बाबर ने किस वर्ष
दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो हमारा राइट आंसर होगा 1526। महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पर बाबर के प्रमुख युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध है 1527 राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध है 1528 मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध है 1529 अफगान के साथ। तो यहाँ पे आपको ये नोट्स करना है कि जो ये सभी युद्ध बाबर ने जीते थे, ये सभी युद्ध बाबर ने जीते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। बराबर, यहां पे लिखा हुआ है किस साल में? जनवरी 1884, नवंबर 1906, अक्टूबर 1882 और दिसंबर 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन की बात कर रहे हैं। उनकी स्थापना की गई थी ए ओम ह्यूम, बराबर, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे क्या पूछ रहे थे, उसका पहला अधिवेशन कौन सी साल में आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, दिसंबर 1885। तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में ए ओम ह्यूम और दादा भाई नौरोजी थे। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखें तो द्वितीय अधिवेशन पूछ ले अगर एग्जाम में, तो 1886 कलकत्ता। तृतीय अधिवेशन मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। चतुर्थ अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, उसका अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। आगे हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यहाँ रंगपुर की जहां पे भी बात आए तो वो स्थित है गुजरात में। अब पूछ ले कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। बनवाली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात। धौलावीरा हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे देखिए कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि अमृतसर, 1919 की बात हो रही है। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की जो अपनी उपाधि थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए बहुत ही आईएमपी बनता है। आगे देखिए, हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? हौजे सुल्तानी की किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हौजे सुल्तानी किसकी बात हो रही है? हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या सुल्तान इल्तुतमिश। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इल्तुतमिश द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो हौजे सुल्तानी। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो तुर्क ए चिहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली का कुत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए 33, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? भाई मौर्य वंश की यहाँ पे जो बात हो रही है, तो किस राजवंश के बाद मगध पे शासन किया? तो हमें याद रखना है नंद वंश। तो मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो मगध पर शासन करने वाले वंश का क्रम एक तो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। कौन सा वंश से लास्ट में है? मौर्य वंश। 34वां क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। कौन सा संप्रदाय था? न्याय, गुणवाचक, सांख्य या मीमांसा? तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है? सांख्य। अभी देखिए महत्वपूर्ण बिंदु योग, तो पतंजलि, न्याय तो गौतम बुद्ध, पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा तो बाध नारायण। ये महत्वपूर्ण बिंदु
बहुत ही आईएमपी है आने वाली सभी एग्जाम के लिए। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीने इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? 35। हमारा राइट आंसर यहां पे होगा अकबर। तो दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। कौन था? ये हमारा राइट आंसर है, अकबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीने इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो उसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे अकबर। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बीरबल। 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ यहाँ गुजरात में तो है नहीं, पंजाब में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, आंसर होगा राजस्थान। नाहरगढ़ का किला कहां पे स्थित है? तो राजस्थान। तो गोलकुंडा किला कहां पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। कागड़ा किला कहां पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश। पन्हाला किला कहां पे स्थित है? तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अंबर किला कहां पे स्थित है? तो राजस्थान। 37, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी जी? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आजादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो दयानंद सरस्वती। मारो फिरंगी को किसका नारा है? मंगल पांडे। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है? जय प्रकाश नारायण। 38, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका अर्थशास्त्र, पेरिप्लस ऑफ द एरियथन स्त्री? तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? 38। यहां पे हमारा राइट आंसर होगा इंडिका। 39, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो यहाँ पे सीधा आंसर हमारा जाता है बेसर। तो भारत में मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? तो हमारा राइट आंसर होगा लाल किला तो शाहजहां। यहां लिखा हुआ है अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी, न्याय की जंजीर तो जहांगीर, बीबी का मकबरा तो औरंगजेब और बुलंद दरवाजा तो अकबर। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट्स बनानी है। आगे देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता? 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता? तो यहां हमारा राइट आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गादी पर मीर जाफर को बिठा दिया। बंगाल की गादी पर किसको बिठा दिया? तो बंगाल की गादी पर बिठा दिया मीर जाफर को। 42, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? अभी यहां देखिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस। लिखा गया है कि भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, बराबर। और भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस। 43, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया। नीचे लिखा हुआ है नलमाला, पालकोडा, गुडेम या नागरी। 1920, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? तो गुडेम पहाड़ी।
महत्वपूर्ण बिंदु, तो गुडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। ये खास आईएमपी आपको नोट्स करना है। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के विरुद्ध था ये विद्रोह। आगे है मार्को पोलो। 1292 से लेकर 1294 के मध्य भारत आया था। यहां पे लिखा है ब्रिस्टल, लिस्बन, पेरिस, वेनिस। कौन सा आंसर आएगा? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? वेनिस। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 मध्य भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य वंश का जिक्र किया है। किस दोनों वंश का जिक्र किया है? तो एक तो है काकतीय वंश और पांड्य राज्य वंश का जिक्र वेनिस यात्री मार्को पोलो ने किया हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, तो इब्न बतूता तो मोरक्को, फाहियान कहां से आया था? तो चीन, मेगस्थनीस तो यूनान, और अल बरूनी तो गजनी। अल बरूनी तो गजनी। चारों चार महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम पॉइंट। इब्न बतूता तो मोरक्को, फाहियान तो चीन, मेगस्थनीस तो यूनान और अल बरूनी तो गजनी। 45 निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद या धनुर्वेद? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर आएगा आयुर्वेद। क्या आएगा? आयुर्वेद। 46 चौल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? चौल जो शिलालेख है उसमें विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तिरुनमटक्किनी, वेल्लन वगाई, पल्लिच्छदम या साल भोग? किस नाम से किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा साल भोग के नाम से किया गया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि तिरुनमटक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, और पल्लिच्छदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। चारों चार भूमि का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। यहां पे देखिए कि दिलवाड़ा और तारंगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा और तारंगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? 47 तो यहां दो आंसर आएंगे। यहां पे तारंगा लिखा हुआ है। तारंगा तो आता है गुजरात में और दिलवाड़ा पड़ता है राजस्थान में। कहां पे पड़ता है दिलवाड़ा? कहां पे पड़ता है? तो राजस्थान में। कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। तो यहाँ पे दो आंसर है, यानी एक ही होना चाहिए, यहाँ पे एक ही होना चाहिए। तो यह लिखा होना चाहिए कि बी और सी। क्या लिखा होना चाहिए? बी और सी, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये दोनों आंसर क्या आंसर आएंगे? ये दोनों आंसर आएंगे। दोनों आंसर आएंगे। दिलवाड़ा तो राजस्थान में स्थित है और तारंगा तो गुजरात में स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु, मांडव पहाड़ियां तो गुजरात में स्थित है और सद्भावना शिखर तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सद्भावना शिखर कहां पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और मांडव की पहाड़ियां किधर कहां पे स्थित है? तो गुजरात। भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था? किसने किया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद साहिबानी खान और नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी था। यहां पे एक खास नोट्स करना है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी था। 20 जून 712 ईस्वी को कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? तो दाहिर पराजित हुआ।
तो यह आगे बढ़ते हुए लिखा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया था। यह लिखा है शांतिप्रिय व्यक्ति, भारतीय अशांति का जनक, क्रांतिकारी विचारों का जनक, या भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो हमारा राइट आंसर होगा जहां पे बाल गंगाधर तिलक लिखा होगा वहां पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, तो भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था लाल बाल गंगाधर तिलक को, तो वैलेंटाइन चिरोल। यहां पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि शांति प्रिय व्यक्ति किसे कहा गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री को। क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा गया है, तो विपिन चंद्र पाल। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया है, तो दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी, तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा साबरमती। चंपारण जो सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। यहां पे लिखा है कि 12 मार्च 1930 में नमक सॉल्ट रिवॉल्यूशन शुरुआत कहां से की थी, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण करवाया था। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, अकबर या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी। तो निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद का 4 मीनार का निर्माण करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 4 मीनार हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा मूसी नदी के किनारे। तो 4 मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था जिसने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। तो यहां से याद रखना है कि हैदराबाद का 4 मीनार किसने बनवाया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगे देखिए 52 ब्रिटिश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, नंद, पल्लव, चालुक्य या चौल। यहां पर ब्रिटिश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। हमारा राइट आंसर होगा चौल। यहां पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, चौल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में ऊर सर्वज्ञ धारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। तो यहां पे लिखा है कौन से शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, तो चौल साम्राज्य। आगे है अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहा दिया था, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 53। देखा है वैशाली लिखा है, लुम्बिनी लिखा है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर बोले तो महापरिनिर्वाण, वैशाली और सारनाथ बचे तो प्रथम उपदेश, अंतिम उपदेश, प्रथम उपदेश तो सारनाथ। अभी बचा क्या, तो कुशीनगर। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहा दिया था, तो राइट आंसर होगा कुशीनगर। कहां पे दिया था, कुशीनगर। यहाँ पे देखिए प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहां पे दिए हुए थे, तो श्रावस्ती में दिए हैं। और त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ को क्या बोला जाता है, तो त्रिरत्न। 54 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ब्रिटिश शासन की बात हो रही है, लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड डेलहौजी। तो आंसर होगा बी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को जाता है। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू किया गया। प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बंबई, असम, पूर्वी बंगाल थे। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखिए तो स्थायी बंदोबस्त
कॉर्नवालिस और महालवाड़ी, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जहां पे लिखा हो आंसर तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और महालवाड़ी जहां पे लिखा हो तो हॉल्ट मैकेंजी। 55 मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किसको चढ़ाकर उसको जलरोधी बना गया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? प्राकृतिक चारकोल, हमारा नेचुरल जो टार था, हमारा आंसर क्या है? प्राकृतिक चारकोल। 56 अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? भाई महेश दास किस नाम से लोकप्रिय था? तो हमारा नाम क्या आएगा? सॉरी, हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा बीरबल। क्या थे? बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और महेश दास के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम था बीरबल। तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। क्या थे? बीरबल वजीर थे। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखें तो भगवान दास की बात हो रही है, तो अमीर उल कमरा, अबुल फजल तो अनवर ए सादात, फैज तो यार ए दानिश, और बीरबल तो कवि प्रिय। कवि प्रिय। 57 बाबर ने रिक्त स्थान की पूर्ति ये नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा तुलुगमा। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखो को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का इस्तेमाल किया था। ये खास नोट्स बनानी है आपको। बाबर ने तुलुगमा पद्धति की पहली बार किस युद्ध में शुरुआत की थी? तो पानीपत के युद्ध में तोपखानों और दोनों का इस्तेमाल किया था। आगे है 58 मुगल सम्राट ने नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया उतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा आगरा। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, ईरान निवासी मिर्जा गया बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहां एवं नूरमहल अथवा नूरजहां की उपाधि से प्रदान की। तो मुगल सम्राट नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला मकबरा आगरा में स्थित है। ईरानी निवासी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। आगे है 59 राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? आम्भी कहाँ के शासक थे? तो हमारा राइट आंसर होगा तक्षशिला। तो आम्भी 326 से लेके 327 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर ने जब तक्षशिला पर हमला किया तब शासन किसका था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आम्भी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? राजा आम्भी। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह या धर्मस्थल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। सूफियों का धर्म संघ दो भागों में विभक्त था, बाशारा और बेसारा। बाशारा और बेसारा दो में विभक्त था। 61 अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम था बंगाल, सिंध, मैसूर या सीरी। तो हमारा राइट आंसर है सीरी। तो महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। ये आईएमपी है, इसे नोट्स बना लेना, क्योंकि यही एग्जाम में आता है, यही घुमा फिरा के एग्जाम में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी।
62 लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे, किस धर्म के थे? तो हमारा राइट आंसर होगा आर्य समाज। महत्वपूर्ण बिंदु, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि लाला लाजपत राय के सक्रिय सदस्य किस धर्म के सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज। 1875 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों का प्रचार था। क्या था? वेदों का प्रचार। आगे 63 दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध शामूगढ़ की लड़ाई में हार गया। औरंगजेब से हारा था, यहाँ पे मोहम्मद आजम से हारा था, शेरजहां से हारा था, या बैरम खां से हारा था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो औरंगजेब से हार गया था। किससे हार गया था? तो हमारा आंसर होगा औरंगजेब से हार गया था। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखें तो दारा और औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए 3 प्रमुख युद्ध किए। धर्मट का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध और वेदराई की घाटी का युद्ध। 3 युद्ध किए। धर्मट का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध और देवराई की घाटी का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह ने किए थे। आगे 64 हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ईंटें। कांसे से रेलवे निर्माण नहीं होती, दरवाजे से नहीं होती लोहे की पटरियां, और यहां राइट आंसर होगा ईंटें। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सबसे ज्यादा जो हड़प्पीय संस्कृति के मोहरे है, सिक्के हैं, उन पे एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। आगे है एलिफेंटा, बराबर, एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। विष्णु, बुद्ध, शिव या महावीर? तीर्थकर महावीर। 65 हमारा यहां राइट आंसर होगा शिव। तो एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में। आगे 66 निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य में संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हो दांडेली है, हम्पी है, चिकमंगलूर है और मंडीकेरी है। तो 66 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा हम्पी। कौन सा है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जहां पे बात हो रही है तो आंसर आएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। कौन सी भाषा थी? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। एक तो संगम, सुलुभ, तुलुभ एवं अराबिडु वंश ने इस पर शासन किया हुआ है। आगे 67 जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर टिक किया हुआ है, उनका जन्म हुआ था बिहार। कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बिहार। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीनों को माना जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से माने जाते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न माना जाता है। ये खास नोट करनी है। प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। 23 में थे पार्श्वनाथ और 24 में कौन है? वर्धमान महावीर। 68 सोवियत संघ के विघटन के शीत युद्ध की समाप्ति हुई। बास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? यहां पर जनता ने हमला किया बास्टिल जेल पर। कौन सी घटना जन्म हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी
फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसके द्वारा जार का पतन हुआ। किसका पतन हुआ? जार का पतन हुआ। 69 लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो यहां पे राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। बुद्ध, इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विंसेंट चर्चिल ने दी थी। किसने दी थी? विंसेंट चर्चिल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? पूर्व, मुंबई, नागपुर। यहां पे हमारा राइट आंसर है नागपुर। तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? नागपुर में अध्यक्षता लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। कांग्रेस का जो संविधान था इसमें परिवर्तन किया गया था नागपुर अधिवेशन में। आगे है 71 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद मोहम्मद बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। हमारा राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सी कॉलेज की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे है 72। कौन सा क्वेश्चन है? 72 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने बैठक में भाग लिया। कहा किसके साथ भाग लिया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड रिपन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? इरविन। तो 5 मार्च 1931 की इस बैठक को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता भी इसे कहा जाता है। आगे 73 सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? टुवर्ड फ्रीडम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। तो क्लियर हो गया। आगे है 74 हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल कौन से शहर? हवा महल तो यहां पर राइट आंसर होगा जयपुर। यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है ये ऑप्शन। तो दिल्ली में लाल किला स्थित है और आगरा में ताजमहल स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है, आगरा में ताजमहल स्थित है। तो गुजरात में क्या स्थित है? तो बापू का साबरमती आश्रम स्थित है। आगे है 75 गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन। तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। यही तो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको नोट्स करने हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? अरविंद घोष थे, टीपू सुल्तान था, बदरुद्दीन तैयब जी थे और एनी बेसेंट थे। ये दो हो नहीं सकते। लिखा क्या है कि कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो हमारा राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। अब देखिए बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है ये। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय अध्यक्ष आपको पूछ ले तो यहां पे क्या आंसर आएगा? सरोजिनी नायडू। आगे है 77 भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? ऑप्शन है कव्वाली, वसंत गीत, तीत गति या कंजरी। तो हमारा राइट आंसर होगा कव्वाली। 78 ब्रह्म समाज की स्थापना किस
की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज। तो हमारा राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। आगे 79, भारत के मशहूर शहनाई वादक थे? तो सभी को मालूम है बिस्मिल्लाह खान। अब यह भी लिखा है कि लतीफ खान मशहूर सारंगी वादक थे। लतीफ खान ऑप्शन नंबर ए। रविशंकर मशहूर सितार वादक थे? तो रविशंकर लिखा है डी। तो वो क्या थे? सितार वादक। आगे है 80वां क्वेश्चन के भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? लौह पुरुष। तो हमारा राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी? ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो हमारा यह राइट आंसर होगा 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा आंसर होगा रंगून रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आगे है 81 क्वेश्चन है। 81 कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 81। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? यहां पे लिखा है जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्या लिखा है? तो कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइयल या क्लिंट? यहां पे क्लाइव लिखा हुआ है, क्लाइव। तो क्या आंसर आएगा? जमींदारी जो प्रणाली है किसके द्वारा शुरू की गई थी? 81 हमारा क्वेश्चन है। कौन सा है? 81। और यहां पे आंसर है कॉर्नवालिस। 82, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान थे? ये बेनजीर भुट्टो लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और नवाज शरीफ भी नहीं है। हमारा राइट आंसर है डी, खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी लिखा है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लास्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? कौन है? आगरा का किला है? आगरा तो है, भीमबेटका भी है, अजंता भी है। यहाँ पे आदमगढ़ सेलाश्रम जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत जो स्थल है उसका हिस्सा नहीं है। तो सभी स्टूडेंटों को मैं एक बार कहना चाह रहा हूं कि ये वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी लॉन्ग हो गई हो, तो जो भी बच्चे जो भी कमेंट करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आपके आप 50 क्वेश्चन बनाए तो मैं 50 क्वेश्चन बनाऊंगा। आप चाहेंगे कि 100 क्वेश्चन बनाए तो मैं 100 क्वेश्चन बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा। तो इससे भी ज्यादा अच्छी और बहुत ही बेहतरीन डिटेल लेके आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।